संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां से नहीं बनता। कुछ चीजें हमें जाननी है, जैसे मोटे तौर पे हम देखें डॉक्टर अंबेडकर का क्या रोल है, बहुत शॉर्ट में देखें तो हो सकता है इसी से सवाल बन जाए। एक तो ये कि संविधान सभा के जब चुनाव हुए थे, और ये चुनाव हुए थे इस मिशन की वजह से, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 और चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त के आसपास। तो ऐसे में यह कहा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने लाख की जनसंख्या पर 10, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। इसका मतलब क्या था कि भारत में आज जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं तो मेन इलेक्शन का बेस होता है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। उस समय डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन कराते तो टाइम बहुत लगता। कैबिनेट मिशन आया था मार्च में और हमें जल्दी से संविधान की आवश्यकता थी। यदि पूरे भारत में इलेक्शन करवाया जाता तो उस समय भारत की पॉपुलेशन थी 40 करोड़ के आसपास। और दूसरी बात, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी नहीं, हम पहली बार लोकतंत्र और गणतंत्र के रूप में स्थापित होने जा रहे थे, तो हमें चुनाव का कोई आइडिया ही नहीं था। चुनाव होते कैसे, राजाओं के टाइम में चुनाव होते नहीं थे, और उससे पहले जरूर अंग्रेजों ने चुनाव करवाए, हम उस चुनाव व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। तो हमारी सोच ये थी कि हम इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन की अप्रोच में जाएंगे, और जो जागरूक और राजनीतिक और कानून रूप से अवेयर व्यक्ति होंगे उनको संविधान सभा में लाएंगे। और उसका एक ही तरीका था कि एक एरिया से, बड़े एरिया से जहां पॉपुलेशन 10 लाख हो, वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए। क्या चुना जाए? अच्छा, मोटे तौर पे 3 पार्टियों ने चुनाव में भाग लिया, या सॉरी 2 पार्टियों ने। एक का नाम था कांग्रेस, एक थी मुस्लिम लीग। कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग, और बाकी सारी पार्टियां जिसमें निर्दलीय सब आ गए, उनकी संख्या बहुत ही कम थी, मतलब लगभग 15 मेंबर मान लो। तो उसमें कई राजनीतिक दल थे, छोटे मोटे कई दल, किसी को 1 सीट मिली, किसी को 1, किसी को 2, इस तरह से ज्यादा सीटें नहीं मिली। टोटल 296 लोगों को तो हमने चुना था, और देशी रियासतों से 93 सदस्यों को हमने मनोनीत किया था। तो संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? लेकिन मुस्लिम लीग ने पहली बैठक से ही संविधान सभा का बहिष्कार किया, और इससे संविधान सभा की सदस्य संख्या जो रह गई, कितनी रह गई? 324 के आसपास। क्योंकि फर्स्ट बैठक से ही मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया कि भाई हमें संविधान सभा में शामिल नहीं होना। और फिर ऐसे में जब कैबिनेट मिशन योजना बनी तब तक पाकिस्तान का विचार नहीं था, लेकिन ऐसे में संविधान सभा का बायकॉट हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में योजना बनाई गई, नाम रखा माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना बच्चों आ गई 3 जून 1947। और इसकी वजह से क्या हुआ? मुस्लिम लीग पूरी तरह से बाहर हो गई, और जो एरिया पाकिस्तान में चले गए वो पाकिस्तान में चले गए। उसकी वजह से भी सदस्य संख्या कम हो गई। तो आजादी के बाद, मतलब ये कहें कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। और जब संविधान लागू हुआ तो 284 लोगों ने संविधान सभा में संविधान पर सिग्नेचर किए। कितने लोगों ने? 284। तो यहां से हमें यह समझ में आता है बच्चों कि जो बड़ी घटनाएं थी वो एक तो ये थी कि चुनाव जो हुआ था, कैसा चुनाव नहीं था? नहीं था, इस प्रणाली के आधार पे नहीं था, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। चुनाव कैसा था? तो चुनाव था इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव। और यह कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर क्या चुना जाएगा? एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक प्रतिनिधि। अब ऐसे में हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर साहब है,
ये चुने गए थे बंगाल से। कहां से चुने गए? बंगाल। तो कभी कभी ये पूछा जाए कि उनका चुनाव कहां से हुआ, तो चुनाव हुआ था बंगाल से, और वो बंगाल पाकिस्तान में चला गया। आजादी के बाद वो बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जैसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। हालांकि उस समय उसका नाम पूर्वी बंगाल था, वो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना और 1971 में वो बांग्लादेश बना। तो सीधा सा तर्क है कि बांग्लादेश बनने से या बांग्ला अलग होने से इनकी जो सदस्यता थी, क्योंकि ये भारत में रहे, तो इनकी सदस्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। किनकी? भीमराव अंबेडकर। जैसे ही देश आजाद हुआ, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। लेकिन उस समय जो देश में जितनी भी मोटी मोटी एक्टिविटीज हो रही थी, पहली सरकार बनी, अंतरिम सरकार, उसके बाद रियल गवर्नमेंट बनी, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो ऐसे में माना गया कि सबसे इंपॉर्टेंट कानूनों के जानकार जो व्यक्ति है वो डॉक्टर अंबेडकर है। उन्हें विधि मंत्री का दर्जा दिया। देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। जब कानून मंत्री के रूप में उन्हें दर्जा दिया तो उनके अनुभवों को संविधान सभा में लेने के लिए उन्हें फिर से संविधान सभा में लाया गया। और इसके लिए क्या किया गया? मुंबई की एक सीट, जिसे बॉम्बे उस समय कहते थे, बॉम्बे की एक सीट थी पुणे, और पुणे में एक मेंबर थे SR जयकर। इनको इस्तीफा दिलाया गया कि भाई आप जाओ, आपकी जगह हम अंबेडकर साहब को लाना चाह रहे हैं। इन्होंने भी आराम से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मकसद ये था संविधान बनाना। तो यदि ये पूछा जाए कि बाद में वो कहां से चुने गए, तो आप कहोगे बॉम्बे से चुने गए। कहां से चुने गए? बॉम्बे से। तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर किन किन जगह से चुनाव में आए? एक तो बंगाल से और बाद में बॉम्बे से। और बॉम्बे में भी कोई पुणे पूछ ले तो और अच्छा है। क्या उनको लाने के लिए उपचुनाव जैसा कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ। आप यही कहोगे उपचुनाव मतलब डायरेक्ट चुनाव तो हुआ नहीं, मतलब सीधा एक एक सीट खाली करवा के उनकी जगह उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। क्लियर है? तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आए। लेकिन जैसे आए, कायदे से देखा जाए तो संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के पक्ष में नहीं थे, वो इसके पूरी तरह से विपक्ष में ही थे। वो हालांकि संविधान सभा की जब भी मांग आई तो डायरेक्टली उन्होंने कभी इस पर बहुत बड़ी बात कही भी नहीं। लेकिन संविधान सभा बन गई, उनको भी चुना गया बंगाल से। शुरू में उनकी भूमिका भी काफी निष्क्रिय सी थी। लेकिन संविधान सभा के जो अन्य मेंबर थे, जैसे हमारे देश के बड़े लीडर्स थे, जैसे नेहरू, गांधी, पटेल, इनका यह मानना था कि देश आजाद हो रहा है और ऐसे में देश का एक बड़ा वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व अंबेडकर साहब कर रहे थे, जिसका टाइटल था दलित वर्ग। तो दलित और कमजोर वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों को संविधान सभा में मुख्य स्थान देना चाहिए, नहीं तो फिर कमजोरों के प्रतिनिधित्व को बराबर स्थान नहीं मिलेगा। यह सोच के डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जब वो दोबारा आए तो इस समिति का सीधा अध्यक्ष बनाया गया। और ये उनके लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वो संविधान सभा का विरोध ही कर रहे थे। लेकिन संविधान सभा में उनको लाया गया और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ये कहा गया कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी है। ऑलरेडी ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइजर प्रारूप समिति में आप ये कह सकते हैं संविधान सभा के सलाहकार थे एक व्यक्ति जिनका नाम था BN राव। और BN राव लगभग आप ये कह सकते हो बराबर का कद था, इतने ही कानून के जानकार थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले भारत के पहले न्यायाधीश BN राव थे, तो उनको भी कानूनों का विशेष ज्ञान था। वो पहले ही संविधान का एक ड्राफ्ट बना चुके थे, लेकिन उस ड्राफ्ट को फाइनल रूप देने का श्रेय पूरा अंबेडकर साहब को जाता है। तो इसको हम कहेंगे संविधान के मेन आर्किटेक्ट, संविधान के मुख्य शिल्पकार और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर। और चूंकि उन्होंने समानता का सबसे ज्यादा परिचय दिया, समानता पर लोगों को लाने का एफर्ट किया, इसीलिए आज भी उनके जन्म दिवस को हम समता दिवस या समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। किनके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? कौन सी तारीख? 14 अप्रैल। ऐसी चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो अब देखो यहां से कितने सवाल बने। पहला सवाल, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना। माउंटबेटन योजना क्यों आएगी? माउंटबेटन योजना के आधार पर तो पाकिस्तान का विभाजन हुआ। सवाल बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाओ। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
मार्च 1946। चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946। चुनाव डायरेक्ट हुए, इनडायरेक्ट हुए? इनडायरेक्ट। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। प्रांतों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए सदस्यों की संख्या 296 और मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 जो देशी रियासतों से थे। टोटल सदस्य संख्या 389। कितनी थी? 389। लेकिन मुस्लिम लीग ने पहली बैठक से ही बाइकआउट किया, बहिष्कार किया। इससे सदस्यों की संख्या 324 ही रही। लेकिन फिर देश का विभाजन हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग का पाकिस्तान बनाने की मांग का प्रस्ताव कठोर रहा। फाइनली माउंटबेटन की अध्यक्षता में माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लागू हुई और पाकिस्तान भारत के विभाजन की बात कही गई। 15 अगस्त 1947 को देश अलग हो गया। आप ये कह सकते हैं 14 अगस्त 1947 की रात्रि 12 बजे से यह तय हो गया कि 2 देश होंगे, एक का नाम भारत और एक का नाम पाकिस्तान। अब भारत में उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, क्योंकि मुस्लिम लीग का अलग से पाकिस्तान प्रांत बनाने की मांग भी थी और यह भी मांग थी कि हमारी संविधान सभा अलग होगी, तो उन्होंने अपनी संविधान सभा अलग बना ली। इधर भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 माउंटबेटन योजना के बाद, देश आजादी के बाद। लेकिन संविधान पर सिग्नेचर कितने लोगों ने किए? 284। ये सिंपल सी बात है। संविधान सभा में अंबेडकर साहब कहां से चुने गए? बंगाल से। पहले बंगाल से चुने गए, लेकिन बाद में चूंकि बंगाल अलग हो गया और फिर वो बॉम्बे सीट से चुने गए। उन्हें संविधान सभा में सबसे बड़ी क्या जिम्मेदारी दी गई? प्रारूप समिति, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति जिसमें कुल कितने थे? 7 सदस्य। संविधान की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी। देखो, कोई भी चीज का प्रारूप बनाना इतना आसान नहीं होता। जैसे प्रारूप का मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बनवाया था, भाग, कौन से भाग होंगे, भाग में कितने अध्याय होंगे, अध्याय में कौन से अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद में क्या विषय होंगे, कौन सी अनुसूचियां होंगी, प्रस्तावना में क्या होगा, ये प्रारूप समिति का काम था। प्रारूप समिति की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी और प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। लेकिन अंबेडकर बाद में इसमें आए, तो आप ये कह सकते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में पहले से सोचा गया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर को। उनको जिम्मेदारी दी भी गई और उन्होंने बखूबी निभाई भी। क्लियर है? इस प्रारूप समिति ने अपना लगभग प्रारूप कई बार फाइनल कर दिया था, उस पर विचार विमर्श भी हो गया था और मोटे तौर पे संविधान बनाने में इस कमेटी का बड़ा योगदान था। ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? फिर उन्होंने बहुत सारी बातें संविधान में कही, जैसे उन्होंने कहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, और मौलिक अधिकारों में उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। यह सवाल उनसे पूछा जा सकता है। उन्होंने भाग 4 की भी वकालत की। कई लोगों ने आलोचना की, भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है, काम का नहीं है, सजावटी गहने हैं, पवित्र विचार है, इनका कोई यूज नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाने का मुख्य दस्तावेज है। यही वो भाग है जो आने वाले टाइम में कमजोरों का प्रतिनिधित्व करेगा, सरकार को गाइडलाइन देगा। तो इसका एक अच्छा इंपॉर्टेंस है। उन्हें कई जगह डिबेटिंग में बहुत अच्छा विचार उन्होंने प्रकट किया। जैसे उनको जब पूछा गया कि भारत में संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में संसदीय प्रणाली की वकालती क्यों, तो उन्होंने कहा एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो संसदीय प्रणाली या अध्यक्षात्मक। किसी भी देश में एक साथ दोनों प्रणाली लागू नहीं हो सकती। संसदीय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है उत्तरदायित्व और अध्यक्षात्मक प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है स्थायित्व। अब या तो हमें स्थायित्व चाहिए कि एक सरकार आए और पूरे 5 साल काम करे, चाहे वो उत्तरदायी हो चाहे नहीं हो, और या फिर हम कार्यकाल को जरूरी नहीं माने, सरकार पहले भी भंग हो सकती है यदि उत्तरदायित्व का निर्वहन ना करे। तो इन्होंने कहा हमारे लिए उत्तरदायित्व ज्यादा जरूरी शब्द है, इसलिए हम संसदीय प्रणाली अपनाएंगे, ना कि अध्यक्षात्मक प्रणाली। ऐसी कुछ बातें डॉक्टर अंबेडकर की संविधान के निर्माण में योगदान को लेकर। क्लियर है? हालांकि इससे पहले भी उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। वो पहले भी जो प्रांतीय विधानसभाएं या उस समय केंद्रीय विधानसभा, जो भी अंग्रेजों के टाइम के सिस्टम थे, उसमें भी चुनाव लड़े। उन्होंने कई तरह के संगठन बनाए, उन्होंने कई तरह की पुस्तकें लिखी। क्लियर है? 1956 में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। वो राष्ट्रवाद के भी समर्थक थे। उनके और गांधी के बीच में कई तरह के द्वंद्व भी हुए। 1930 के बाद की घटना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड।
क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और वो एक, आपको याद हो तो, पृथक निर्वाचन प्रणाली। वो चाह रहे थे कि दलितों का प्रतिनिधित्व दलित ही करे और पूरी तरह से दलितों को आरक्षण देके दलितों का अलग से पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करे। लेकिन गांधी इस बात से थोड़े से चिंता में आ गए। उनको लगा कि अंग्रेज ऑलरेडी मुसलमानों को भड़का चुके हैं और यदि उन्होंने दलितों को भी भड़का दिया तो देश के पता नहीं कितने बंटवारे होंगे और ये राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारण बनेगा। और अंबेडकर उनके समर्थक में जा रहे हैं। इस बात को लेकर गांधी अंबेडकर में द्वंद्व हुआ। गांधी कहते थे कि नहीं, ये जो सेपरेट वोटिंग सिस्टम है, आप सोच रहे हो कि अंग्रेज इसके माध्यम से भारत में पॉजिटिविटी लाएंगे, नहीं, ये अंग्रेज भारत को तोड़ना चाह रहे हैं। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की कि हम अब दलितों को 18% आरक्षण देंगे और दलितों का प्रतिनिधित्व दलित करेंगे, उनके लिए सेपरेट वोटिंग सिस्टम लागू करेंगे और इसके लिए हम एक सांप्रदायिक पंचाट लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड जिसे अंग्रेजी में कहा गया। यह सोचकर गांधी की चिंताएं बढ़ गई। गांधी उस समय पुणे में जेल में कैद थे, यरवदा जेल थी पुणे की। गांधी को लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, देश टूट जाएगा। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी के तरीके वही थे कि भाई ये, वो अंबेडकर साहब से नाराज हुए इस बात पे और उन्होंने कहा जब तक ये चीज वापस नहीं ली जाएगी मैं शांत नहीं बैठूंगा। अंबेडकर साहब जेल में आए, गांधी से मिले और गांधी जी से ये कहा कि भाई आप जो कहोगे मैं आपके साथ हूं। और दोनों के बीच एक समझौता हुआ और उसे पूना समझौता कहा जाता है, पूना पैक्ट। क्या कहा जाता है? कुछ लोग उसे गांधी अंबेडकर समझौता भी कहते हैं। ये 1932 की घटना है, कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अंबेडकर साहब के साथ जुड़ती है, जो आपको पता होनी चाहिए। किस किस संगठन का निर्माण किया, किस किस अखबार को निकाला, कब कब कौन सा अखबार निकाला, कब कब वो चुने गए। कई जगह लोग ये तक भी पढ़ते हो कहां कहां पढ़े, कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की, पीएचडी किन किन विषयों में की। लेकिन खैर हमारे कोर्स में यही लिखा है, संविधान निर्माण में योगदान। तो संविधान निर्माण के योगदान की बातें तो मैं बोर्ड पे आपको बता चुका हूं, 2-3 बातें और है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ बातें हम साथ में एड ऑन कर लें ताकि टॉपिक हमारा बल्कि हो जाए और एग्जामिनर की अप्रोच तक जाए। वैसे मैंने देखा है इस टॉपिक से कोई ज्यादा सवाल अभी तक पूछे नहीं है। यही पूछा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ये 1-2 सवाल आए, इससे ज्यादा नहीं आए। क्लियर है? तो आप ये ध्यान रखो, लिखो।